Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss part 3 excellent general financial rules related to the procurement of goods. In this part, I will discuss rule 161 to 170, and it is latest one. And also, in this part, you will get 25 MCQs, latest pattern MCQs, what type of questions are coming nowadays. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. This session definitely would be interesting one. I will discuss different bidding methods. So please, with patience, try to listen my video. You can get many informations, and also you will get exciting MCQs, latest pattern MCQs, and it is latest one. So you see my contact number, WhatsApp number, 8327782034. My Telegram channel link, t.me/BAPI2034. You join my Telegram channel so that you can get latest information about my videos. So now I am going to start. First one, you see, rule 161. Rule is very important one. So different bidding methods. First one, advertised tender inquiry. It is ATE, advertised tender inquiry. So in this case, actually 25 lakhs and above, when the estimation of the value of the goods is 25 lakhs and above, then the procuring entity go for ATE, advertised tender inquiry. It is clearly given, procurement of goods of estimated value of rupees 25 lakhs and above. So advertised tender inquiry means actually where the procurement entity make advertisement. It is Central Public Procurement Portal, and site is there, www.eprocure.gov.in. Okay, CPPP portal, and on GEM also, Government E-Marketplace. The advertisement would be there. वो वेबसाइट जो ऑर्गेनाइजेशन वो 80 एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में वो बिडिंग को इनवाइट करेगा, खुद का वेबसाइट में भी उसको पब्लिश करेगा, पब्लिश ऑल इट्स एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरीज ऑन द वेबसाइट. सो यहाँ पर याद रखना है, जो एडवर्टाइजमेंट होगा CPPP पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, देन GEM पोर्टल, गवर्नमेंट E-Marketplace पोर्टल, and also on the website of the concerned organization, right? तो यहाँ पर जो एक्चुअली वैल्यू होगा, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स शुड बी 25 लाख एंड अबव. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है. नेक्स्ट वन, द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो पोस्ट द कंप्लीट बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इन इट्स वेबसाइट एंड ऑन सी. तो पूरा जो कंप्लीट बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वो खुद का वेबसाइट में अपलोड करेगा, CPPP पोर्टल में अपलोड करेगा, GEM पोर्टल में अपलोड करेगा. जो प्रोस्पेक्टिव बीडर्स है वो उनको क्लियरली वेबसाइट भी दिया जाएगा, तो वो जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड करेंगे, ठीक है. और उसको फिलअप करने के बाद जो डेट होगा, कि ओपनिंग डेट होगा कि क्लोजिंग डेट होगा जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का, वो क्लियरली उनको मिल जाएगा. प्रोस्पेक्टिव बिडर्स टू मेक यूज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय डाउनलोडिंग फ्रॉम द वेबसाइट. तो वेबसाइट से वो डाउन, चाहे CPPP, चाहे GEM, चाहे जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन 80 में वो गुड को प्रोक्योर करना चाहते हैं, उसका खुद का वेबसाइट में है, तो वहां से वो डाउनलोड करेगा, उसको फिलअप करके वही वेबसाइट में वो फिर अपलोड करेगा, ठीक है. द एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्वाइटेशन ऑफ टेंडर्स शुड गिव द कंप्लीट एड्रेस है, जो भी एड्रेस से आप उसको कंप्लीट वेब एड्रेस होगा, कंप्लीट वेब एड्रेस में आप फिलअप करने के बाद किस जो वेबसाइट दिया जाएगा, उसी वेबसाइट जाकर आप बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करोगे, और फिलअप करने के बाद
जो बीड सबमिशन का क्लोजिंग डेट होगा उसके अंदर आपको फिर उसी साइट में जाकर अपलोड करना है और उसमें पूरा डिटेल्स दिया जाएगा, पैरामीटर्स एंड गाइडलाइंस जो है, जो किस फंडामेंटल प्रिंसिपल में एक्चुअली गुड प्रोक्योर किया जाएगा और ओपनिंग डेट क्या होगा, बीड्स जो बीडिंग डॉक्यूमेंट आप जो कलेक्ट करोगे उसका ओपनिंग डेट और जो सबमिशन डेट होगा उसका क्लोजिंग डेट क्या होगा, किस डेट में बीड ओपन होगा, किस टाइम, डेट टाइम प्लेस, किस डेट में ओपन होगा, कौन सा प्लेस और कौन सा टाइम, वो भी सब क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। जो एडवर्टाइजमेंट होगा CPPP पोर्टल में होगा, खुद का ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट में होगा और जेम पोर्टल में मिलेगा। तो डिटेल्स उसमें क्लियर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, तो उससे जो प्रोस्पेक्टिव बीडर्स है वो उनको डिटेल्स डाटा मिलेगा, तो उसके हिसाब से वो जो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट में करेंगे और जो बीड क्लोजिंग डेट होगा, जो क्लोजिंग डेट होगा वो भी क्लियरली मेंशन होगा, उसके अंदर वो एक्चुअली लेट बीड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो बीड क्लोजिंग डेट होगा उसके अंदर वो सबमिट करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्राइटेरियाज है, क्या गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से वो फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे। ठीक है, और कौन सा डेट, ऑन व्हिच डेट, प्लेस एंड टाइम ऑल्सो इट इज क्लियरली मेंशन फॉर बीड ओपनिंग। जो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी है, GTE है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी आपको याद रखना है कि अप टू 200 करोड़ एक्चुअली GTE को जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको अलाउ नहीं करता है। तो बेसिकली जो यहां पर क्लियरली दिया है, वेयर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फील्स दैट, सपोज मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फील करता है कि गुड्स एक्चुअली वो कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है, the particular ministry or department feels that the goods basically are not available in the domestic country, so they want to acquire it from abroad। तो वही दिया है that the goods of the required, जो goods का क्वालिटी चाहिए, कि स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो goods डोमेस्टिक कंट्री में अवेलेबल नहीं है, may not be available in the country, and it is necessary to also look for suitable competitive offers from abroad। तो ये 2-3 चीज आपको याद रखना है कि जब मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डिटेक्ट करता है कि जो गुड्स का क्वालिटी है, कि स्पेसिफिकेशन है, वो हमारा कंट्री में अवेलेबल नहीं है, कि वो थोड़ा कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव ऑफर्स के लिए वो बीड इनवाइट करना चाहता है फ्रॉम अब्रोड, द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में सेंड कॉपीज ऑफ द टेंडर नोटिस टू द इंडियन एम्बेसीज अब्रोड as well as to the foreign embassies in India। जब भी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान देना है कि किस at what condition actually the bid invite from abroad, कि we go for the concern organization go for global tender inquiry। तो आपको याद रखना है specification of goods, की quality of goods not available in the domestic country, or for some competitive offers actually the concern procuring entity की concern government department और government ministry go for global tender inquiry। उसमें क्या होगा, जो कॉपीज होगा, टेंडर नोटिस होगा, वो भेजा जाएगा। सपोज हम USA से अभी इनवाइट करेंगे, तो USA का एम्बेसडर हमारा कंट्री में है, तो हमारा एम्बेसडर USA में है, तो दोनों को नोटिस हम भेजेंगे। जो हमारा एम्बेसडर है वो USA में है और उनका एम्बेसडर इंडिया में है, तो दोनों को हम टेंडर नोटिस भेजेंगे। ठीक है, राइट। द सिलेक्शन ऑफ द एम्बेसीज विल डिपेंड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स इन सच कंट्रीज। हम देखेंगे कि कौन सा कंट्री में वो गुड्स एक्चुअली अवेलेबल है। सपोज USA में है, ब्रिटेन में है, तो हम USA ब्रिटेन में हम डिटेक्ट कर लिया कि दैट स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स, की क्वालिटी ऑफ गुड्स, की प्रोस्पेक्टिव बिडर्स बेसिकली अवेलेबल इन USA एंड ब्रिटेन। तो हमारा जो एम्बेसडर्स है US एंड ब्रिटेन में, उनको टेंडर नोटिस देंगे कि उन कंट्री का, USA ब्रिटेन का जो एम्बेसडर्स यहां पर है, उनको हम टेंडर नोटिस देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है मेनली आपको याद रखना है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ई प्रोक्योरमेंट एक्चुअली GFR 160 में जो ई प्रोक्योरमेंट होता है, उसमें क्लियरली वो
बेसिकली ई प्रोक्योरमेंट क्या है, पूरा डाटा, किसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, कितना क्वांटिटी था, क्या उसका मॉनेटरी वैल्यू था, वो डिटेल्स ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में उसको पब्लिश किया जाता है। फाइनली किसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, फाइनली which company or which farm actually got the contract, then how much quantity of goods actually basically procure from the contract farm, कि क्या उसका इट मींस टेक्निकल कंडीशंस क्या है, टर्म्स, सो डिटेल्स होता है, वो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में एक्चुअली अपलोड होता है। तो आप जो CPPP पोर्टल है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में जाकर आप देख सकते हो कि किसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, कितना क्वांटिटी का गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा, और जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोक्योर किया जाएगा उसका वैल्यू क्या है, तो क्या डिलीवरी टाइम होगा, तो वो डिटेल्स होता है। मगर इस केस में, GTE केस में, वो पब्लिश नहीं होगा, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में पब्लिश नहीं होगा। किस फार्म को, किस सपोज अब्रोड में, फॉरेन कंट्री में किस फार्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, कितना क्वांटिटी का गुड्स प्रोक्योर किया जाएगा, उसका वैल्यू क्या है, कोई भी चीज, वो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो है, बेसिकली ई प्रोक्योरमेंट के ऊपर हम GFR 160 में डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, तो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में वो पब्लिश नहीं होगा ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के ऊपर, आपको थोड़ा ध्यान देना है। और जो GT होता है, यदि एस्टिमेटेड वैल्यू अप टू ₹200 करोड़ है, हम GT में नहीं जाएंगे, तो GT में ग्रेटर देन 200 करोड़ जब होता है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी, तब हम बेसिकली वी इनवाइट बीड्स फ्रॉम अब्रोड। और इसमें बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो लिमिट है अप टू रुपीज, अभी जो है अप टू ₹200 करोड़, और सच लिमिट ये GT में नहीं होगा, तो बेसिकली ग्रेटर देन 200 करोड़ आज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ असेट्स, सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये इसके ऊपर बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का वो डिसाइड करता है। तो आपको याद रखना है, अप टू 200 करोड़ जनरली ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में प्रोक्योर नहीं किया जाएगा। यदि एस्टिमेटेड वैल्यू मोर देन 200 करोड़ से, और वो गुड्स बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन की क्वालिटी गुड्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कि हम थोड़ा कंपटीशन को चले जाते हैं, तो उस केस में हम ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के माध्यम से हम इट मींस बीड इनवाइट करेंगे बेसिकली फ्रॉम अब्रोड, और इसमें कंसर्न एम्बेसडर्स को दे दिया जाएगा टेंडर नोटिसेस, ठीक है। और वो और एक मजा बात है, वो ई प्रोक्योरमेंट में जो CPPP पोर्टल है, वहां पर कोई भी पब्लिश नहीं होगा GT के ऊपर। और कभी कभी क्या है, इस केस में सपोज लेस देन 200 करोड़ यदि हम इनवाइट करेंगे GT में, तो हम एक स्पेसिफिक रीजन देंगे, जस्टिफिकेशन देंगे, प्रोवाइडेड दैट फॉर टेंडर्स बिलो सच लिमिट, बिलो मींस बिलो 200 करोड़, इन एक्सेप्शनल केसेस where the ministry or department feels that there are special reasons for GT, it may record its detailed justification and seek prior approval for relaxation to the above rule from the competent authority specified by the Department of Expenditure. Generally up to 200 crores GT में नहीं होता है, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में हम प्रोक्योर नहीं कर सकते, मगर बेसिकली कुछ कुछ कंडीशन में, स्पेशल कंडीशंस में रिलैक्सेशन होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वो रिलैक्सेशन देता है, तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, तो लेस देन 200 करोड़ हम इनवाइट कर सकते हैं। और बेसिकली अप टू 200 करोड़ एक्चुअली बिडिंग इनवाइट नहीं किया जाएगा अब्रोड से। जब हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स ग्रेटर देन 200 माने मोर देन 200 करोड़ होगा, तब हम इनवाइट करेंगे। और लेस देन 200 करोड़ होता है, तो वो एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से परमिशन लेना है, जो रिलैक्सेशन होगा और प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ। और ये जो टाइम टू टाइम आप जो अमाउंट बताया कि अप टू 200 करोड़ हम इट मींस प्रोक्योरिंग एंटिटी दे कैन नॉट गो फॉर GT, ये सब टाइम टू टाइम डिसाइड करता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बताया आपको।
और यहां पर देखिए वही जो 80 के ऊपर एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी में इन ऑर्डर टू प्रमोट वाइडर पार्टिसिपेशन एंड इजी ऑफ बिडिंग, ये स्टेटमेंट दोनों को याद रखना है। नो कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट कोई कॉस्ट नहीं है, सीधा जो बीडर्स है प्रोस्पेक्टिव बीडर्स वो डायरेक्टली जो पर्टिकुलर वेबसाइट दिया गया है वो वेबसाइट से फ्रीली वो डाउनलोड करेंगे, ऐसा कोई कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट क्यों नहीं है? For what reason actually the concerned organization or department or ministry actually they do not charge any cost for downloading tender document? यदि क्वेश्चन आएगा, मेन दो चीजें, एक वाइडर पार्टिसिपेशन, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिव बीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे और बिडिंग इजी हो जाएगा। तो दो स्टेटमेंट्स बहुत टिक लगाया, ये क्वेश्चन आता है। In order to promote wider participation and easy of bidding, no cost of tender document may be charged for the tender documents downloaded by the bidders। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो अभी टाइम देखेंगे, जो मिनिमम टाइम दिया जाता है ना, बेसिकली 3 वीक्स है, मगर जब हम अब्रॉड से इनवाइट करेंगे 4 वीक्स है। तो ये दे दिया ऑर्डिनरीली द मिनिमम टाइम टू बी अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बीड्स। अच्छा, जो सबमिशन ऑफ बीड होगा, जो ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट होगा, ये है ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट में क्या इसमें टाइम रहेगा? ओके, ओपनिंग डेट होगा इसी डेट में जब टेंडर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट में और टेंडर पेपर को सेल किया जाएगा, व्हिच एवर इज लेटर, वही दिया है। देखिए, द मिनिमम टाइम टू बी अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स शुड बी 3 वीक्स। तो 3 वीक्स के अंदर एक्चुअली सबमिट करना है बिडिंग को। कब से 3 वीक्स हम डिटेक्ट करेंगे? सपोज इसमें 3 वीक्स को हम कैसे काउंट करेंगे ना, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द टेंडर नोटिस और अवेलेबिलिटी ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल व्हिच एवर इज लेटर, इसको याद रखना है। तो बेसिकली जो बीड को सबमिशन किया जाएगा 3 वीक्स के अंदर होगा नॉर्मली। तो ग्लोबल टेंडर में अलग होगा, मगर इसमें नॉर्मली जो है इंडिया के अंदर जो विद इन डोमेस्टिक कंट्री 3 वीक्स होगा। और ये 3 वीक्स को कैसे काउंट करेंगे ना, पब्लिकेशन ऑफ द टेंडर नोटिस। पब्लिकेशन क्या होगा, कहां पर होगा पब्लिकेशन? एडवर्टाइजमेंट में बोला था पब्लिकेशन CPPP में होगा, जेम पोर्टल में होगा और खुद का वेबसाइट में होगा। तो जब ये पब्लिश हो जाएगा उसी से 3 वीक्स के अंदर बीड सबमिशन करना है। और एक है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट फॉर सेल जब से अवेलेबल होगा, जिस डेट में अवेलेबल होगा बिडिंग डॉक्यूमेंट फॉर सेल व्हिच एवर इज लेटर, जो इसमें बाद में होगा। ये दोनों स्टेटमेंट को याद रखना है। 3 वीक्स जो काउंट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द टेंडर नोटिस ऑन द वेबसाइट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट फॉर सेल व्हिच एवर इज लेटर। और यदि हम ग्लोबल जो सपोज हम अब्रोड से ऑब्टेनिंग बीड्स फ्रॉम अब्रोड, वो टाइमिंग 4 वीक्स होगा। तो आपको याद रखना है जो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी है 4 वीक्स, सबमिशन ऑफ बीड्स का 4 वीक्स होगा सबमिशन ऑफ बीड्स, मगर विद इन इंडिया 3 वीक्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन इंडिया 3 वीक्स जो बीड सबमिशन होगा। और यदि हम बीड इनवाइट करेंगे फ्रॉम अब्रोड से वो होगा 4 वीक्स। और कैसे काउंट किया जाता है 3 वीक्स एंड 4 वीक्स, इसको मैं भी बताया। ठीक है, both 4 weeks where the department also contemplates obtaining bids from abroad। ये देखिए, obtaining bids from abroad, the minimum period should be kept as 4 weeks from both domestic and foreign bidders। 4 weeks होगा बेसिकली यहाँ पर फॉरेन obtaining bids from abroad। मिनिमम पीरियड, मिनिमम जो होगा 4 वीक्स होगा और वहां पर जो मिनिमम होगा 3 वीक्स होगा, यहां पर मिनिमम 3 वीक्स होगा। ठीक है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट वन, रूल 162 है, ये लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है। ये एक अनदर बिडिंग मेथड है। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में क्या है, सपोज आपको मान लो ग्रेटर देन 2.5 लाख एंड इक्वल टू 25 लाख, इतने के अंदर हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे। LTE इसको बोलते हैं, LTE लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। और उसका बता दिया मैं, जो एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स ग्रेटर देन 2.5 लाख इक्वल टू 25 लाख, तब हम LTE में जाएंगे। कॉपीज ऑफ द जो रजिस्टर्ड है, बेसिकली जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको हम कैसे बिडिंग डॉक्यूमेंट भेजेंगे? रजिस्टर्ड सप्लायर्स दोनों में, सपोज खुद ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर्ड सप्लायर्स है और जेम पोर्टल में रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, तो उनको रजिस्टर्ड सप्लायर्स के ऊपर रूल 150 था GFR।
तो ओनली आपको याद रखना है एलटी में रजिस्टर्ड सप्लायर्स को भेजा जाएगा, जो सप्लायर्स एक्चुअली रजिस्टर्ड है उनको भेजा जाएगा। ओके, बिडिंग डॉक्यूमेंट कैसे? स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर, ईमेल, तो ये सब मीडियम है। इसी मीडियम में बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भेजा जाएगा जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, जो खुद का ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स के जेम पोर्टल में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको हम बिडिंग डॉक्यूमेंट यहां पर भेजेंगे। ओके, हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे जब एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एक्चुअली इट इज ग्रेटर देन 2.5 लाख एंड इक्वल टू 25 लाख, अप टू दिया है अप टू रुपीज 25 लाख। ठीक है, तो यहां पर रजिस्टर्ड सप्लायर्स को हम डायरेक्टली, चाहे स्पीड पोस्ट हो, रजिस्टर्ड पोस्ट हो, कोरियर हो, मेल में हम बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। नेक्स्ट क्या है, यहां पर जो नंबर ऑफ सप्लायर फर्म्स शुड बी मोर देन 3, शुड बी मोर देन 3, शुड बी मोर देन 3 और एटलीस्ट 4 होना चाहिए, और एटलीस्ट 4, मिनिमम 4 होना चाहिए। मिनिमम 4 फार्म्स से हम जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स रिसीव करना चाहिए। तो नंबर ऑफ सप्लायर फार्म्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी मोर देन 3, शुड बी मोर देन 3, अदरवाइज एटलीस्ट 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन, एफर्ट शुड बी मेड टू आइडेंटिफाई हायर नंबर ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स टू ऑब्टेन मोर रेस्पॉन्सिव बिड्स ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। तो इसमें जैसे ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स एक्चुअली बीड में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये होना चाहिए। तो हम एफर्ट्स क्रिएट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स को हम रजिस्टर्ड करेंगे और उनको मेल में कि कोरियर में कि स्पीड पोस्ट में हम उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, तो थोड़ा कंपटीशन रहेगा। Further, an organization should publish its limited tender inquiries on CPPP as per 159, जो ई पब्लिशिंग होता है, जो GFR 159 है ई पब्लिशिंग, तो हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को पब्लिश करेंगे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल और खुद का वेबसाइट में। हम उसको जो भी बिडिंग क्राइटेरियाज है हम उसको अपलोड करेंगे CPPP पोर्टल में, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ये पब्लिश करेंगे और हम हमारा खुद का वेबसाइट में भी पब्लिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां पर एक चीज आता है ऑन सोलिसिटेड बिड्स, मींस यहां पर याद रखना है जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, ओनली हम रजिस्टर्ड सप्लायर्स को हम इनवाइट करेंगे, वो चाहे उनका मेल है, कोरियर है, स्पीड पोस्ट है, उसमें भेजेंगे बिडिंग। मगर ऑन सोलिसिटेटेड मींस क्या है, जिसमें हम वो कोई ऐसे अचानक एक सप्लायर आ गया और वो चाहता है पार्टिसिपेट करेगा, वो नहीं होगा, वो सब ऑन सोलिसिटेटेड बीड्स में जाता है। फर्स्ट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहां पर ऑन सोलिसिटेड बीड्स मींस जो नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, अचानक कोई सप्लायर्स के ऊपर हमको क्रीडेंशियल्स मालूम नहीं है, उनका क्रीडेंशियल्स मालूम होना चाहिए, क्या उनका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है, क्या उनका पास्ट रिकॉर्ड है, क्या उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो ये हमको मालूम नहीं है। तो बेसिकली द ऑन सोलिसिटेड बीड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन सोलिसिटेड बीड्स, तो ये समझ में आ गया। तो ऑन सोलिसिटेड बीड्स मींस बेसिकली नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर्स, फर्स्ट हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो क्या होगा ना, सोलिसिटेड होगा। तो हाइवर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, तो उनका मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट का सिस्टम है, वो फर्स्ट जो सप्लायर चाहता है उसको रजिस्टर करेंगे और देन सब्सिक्वेंट टाइम में वो एलटी में पार्टिसिपेट करेगा। मगर ऐसे कोई अचानक कोई सप्लायर आ जाएगा हम उनको इनवाइट अलाउ कर देंगे, वो नहीं होगा। तो वही है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और एक मजा बात है कि यहां पर बोल रहा है कि सपोज हम जैसे बताया जो लिमिट है ग्रेटर देन 2.5 लाख और इक्वल टू 25 लाख एलटी हम इनवाइट करेंगे, मगर कुछ ऐसा कंडीशन है जो मोर देन 25 लाख से, मगर हम एलटी में लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी से हम बीड इनवाइट करेंगे। तो ये कौन सा कंडीशन है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज देख लीजिए, मोर देन ₹25 लाख, मोर देन इट मींस ग्रेटर देन 25 लाख से मगर हम एलटी में जाएंगे, मगर हम एलटीई में जाएंगे। कुछ रीजंस है, कुछ रीजंस फर्स्ट क्या है, अर्जेंट है, अर्जेंट एंड हमारा एक अर्जेंट है, हम नहीं चाहते कि एडिशनल एक्सपेंडिचर, क्योंकि 80 ये सब 80 में आना चाहिए। ग्रेटर देन 25 लाख मींस नॉर्मली 80 एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, मगर हम देखें अर्जेंट है
और हम 80 में जाएंगे तो हमारा एडिशनल एक्सपेंडिचर लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अर्जेंट बेसिस में हम एलटी से लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी इनवाइट करेंगे, जो हमारे रजिस्टर्ड सप्लायर से उनसे हम इनवाइट करेंगे। और एक है हमारा एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं, द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली डज नॉट वांट टू मेक एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, मैं इनसर्कल कर दिया अर्जेंसी और टू चेक एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो हम ग्रेटर देन 25 लाख है मगर एलटी में जाएंगे, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। तो यहां पर रिकॉर्ड भी मेंशन करेगा द मिनिस्ट्री, और क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 25 लाख में जा रहा है, ग्रेटर देन 25 लाख में 80 में जा रहा है मींस, तो वहां पर एक मेंशन करेगा, रिकॉर्ड मेंशन होना चाहिए कि प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि इसी अर्जेंसी की वजह से हम 80 में चले गए, हम एडिशनल एक्सपेंडिचर को बेसिकली रोकने के लिए हम 80 में चले गए, सॉरी एलटी, लिमिटेड एलटी में चले गए। ग्रेटर देन 25 लाख मगर हम एलटी में चले गए, लिमिटेड टेंडर में, क्योंकि अर्जेंसी है। तो रिकॉर्ड में मेंशन होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अर्जेंसी है और हम ट्राई टू चेक द एडिशनल एक्सपेंडिचर, तो वो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना चाहिए और रिकॉर्ड रखना चाहिए। सेकेंड वन क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोक्योर द गुड्स थ्रू 80। तो पब्लिक यदि हम 80 से प्रोक्योर करेंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट का एगेंस्ट में जाएगा, और पब्लिक इंटरेस्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 25 लाख है मगर लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में हम जाएंगे। सो हम 80 में जाएंगे तो वो इट इज एगेंस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। और एक है, हमको सोर्स मालूम है, द सोर्सेस ऑफ सप्लायर डेफिनेटली नोन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ आवर फ्रेश, क्योंकि 80 में जाएंगे एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में तो हम फ्रेश सोर्स को जाएंगे, तो फ्रेश सोर्स हमारे लिए रिमोट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश सोर्सेस बियॉन्ड दोज बीइंग टैप्ड इन रिमोट। तो ये तीन रीजन है, एक है अर्जेंसी, एक है अर्जेंसी, ठीक है, और एक है चेक एडिशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और थर्ड वन है कि हमारा नॉन सोर्सेस, ठीक है, हम एडवर्टाइज में जाएंगे तो फ्रेश सोर्स वो बियॉन्ड फिर बहुत लंबा चलेगा, और एक है पब्लिक इंटरेस्ट में, और एक है पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये तीन चार चीज को आपको याद रखना है, एस्टिमेशन ऑफ द गुड्स ग्रेटर देन 25 लाख मगर हम एडवर्टाइज में नहीं जाएंगे, लिमिटेड में जाएंगे, क्योंकि अर्जेंसी है, क्योंकि हम एडिशनल एक्सपेंडिचर को चेक करना है, क्योंकि हम पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से हम एलटी में जाएंगे, लिमिटेड टेंडर में जाएंगे, क्योंकि एडवर्टाइज में जाएंगे तो इट इज अगेंस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि हम नॉन सोर्स है, सोर्स को जानते हैं, फिर एडवर्टाइज होगा तो वो फिर फ्रेश सोर्स होगा, वो फिर बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। और लिमिटेड टेंडर में कोई ऐसा, जैसे हम एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जैसे 3 वीक्स था, और यदि हम बीड इनवाइट करते थे अब्रोड में मिनिमम 4 वीक्स था, और यहां पर सफिशिएंट टाइम मेंशन है, यहां पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में, ओनली सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा बीड सबमिशन के लिए, ठीक है। चलो 163 है टू बीड सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल को याद रखना है, रूल के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जो रूल 163 टू बीड सिस्टम है, टू बीड सिस्टम में क्या है, साइमल्टेनियसली रिसिप्ट ऑफ सेपरेट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड्स। तो यहां पर फर्स्ट टू बीड सिस्टम में क्या है, हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर। इस केस में सपोज द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन की डिपार्टमेंट वांट टू प्रोक्योर हाई वैल्यू प्लांट की कॉम्प्लिकेटेड मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तब हम जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मींस उसका टेक्निकल नेचर आ जाएगा, तो हम टू बीड सिस्टम में जाएंगे। तो टू बीड में बेसिकली दो प्रकार का बीड होता है, एक टेक्निकल बीड, टेक्निकल बीड में टेक्निकल डिटेल्स होता है, कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, और एक फाइनेंशियल बीड आइटम वाइज उसका प्राइस होगा, और एक सेकेंड फाइनेंशियल बीड आइटम वाइज प्राइस फॉर द आइटम्स मेंशन्ड इन द टेक्निकल बीड। तो दो बीड होता है। टेक्निकल बीड क्या है, सपोज हाई हेवी कोई हाई वैल्यू प्लांट, कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन हम प्रोक्योर करेंगे तो हम दो बीड में जाएंगे। टेक्निकल बीड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल बीड में क्या है, टेक्निकल डिटेल्स होता है और उसमें कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस है। फिर सेकंड आएगा फाइनेंशियल बीड में जो आइटम्स है, जो हम टेक्निकल बीड में देखा ये आइटम्स है उसका प्राइस आइटम वाइज प्राइस होगा फाइनेंशियल बीड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये टेक्निकल बिड फाइनेंशियल बिड को सेपरेट एनवलप में रखा जाएगा। एक टेक्निकल जो बिड है उसको एक एनवलप में रखा जाएगा और एक फाइनेंशियल बिड को और एक एनवलप में रखा जाएगा और इसको एक बिग एनवलप के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टेक्निकल बिड ये एक एनवलप है, ये एक एनवलप है, ये एक एनवलप है, सेपरेटली रख के फिर हम और एक बड़ा एनवलप के अंदर ये दोनों को रखेंगे और उसके ऊपर सुपरस्क्राइब करेंगे कि इसमें दोनों है। टेक्निकल बिड के लिए अलग एनवलप है, टेक्निकल फाइनेंशियल बिड के लिए अलग एनवलप है। ये टेक्निकल बिड के लिए देखिए अलग एनवलप, फाइनेंशियल बिड के लिए अलग एनवलप और उसको एक बिग एनवलप के अंदर रखेंगे। ठीक है, वही यहां पर दे दिया। टेक्निकल फर्स्ट वन हम टेक्निकल बिड्स को ओपन करेंगे और उसको एवेलुएट करेंगे। उसके लिए कॉम्पिटेंट कमिटी होता है। टेक्निकल बिड्स को फर्स्ट क्या टेक्निकल कंडीशन है और क्या टर्म्स एंड कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके लिए कमिटी होता है। देखिए वो टेक्निकल, इसको बोलते हैं टेक्निकल एवेलुएशन कमिटी, इसको याद रखिए, इसको बोला जाता है टेक्निकल एवेलुएशन कमिटी। तो कमिटी फर्स्ट टेक्निकल बिड्स को चेक करेगा और एक ये टेक्निकल बिड्स को टेक्निकल एवेलुएशन कमिटी वो टेक्निकल बिड्स को एनालाइज करेगा और जिसको मिनिमम स्कोर मिलेगा ओके वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज कुछ टेक्निकल बिड्स को वो क्या है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसका काम है, कमिटी का काम है। सेकेंड स्टेज में जिन फार्म का टेक्निकल बिड को एक्सेप्ट किया गया, सपोज जिनको मिनिमम मार्क मिला, जिनका सपोज टेक्निकल कंडीशन है कि कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छा है अकॉर्डिंग टू द इक्विवेलेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको एक्सेप्ट करेंगे, अदर्स को रिजेक्ट कर देंगे। तो सेकंड स्टेज में किसका फाइनेंशियल बिड को ओपन किया जाएगा? ओनली टेक्निकली एक्सेप्टेबल ऑफर्स, जिन फार्म का कि जो कंपनी का टेक्निकल बिड्स को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि एक कमिटी था ना टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी, तो वो कुछ फार्म का टेक्निकल बिड को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट का जो प्रोसीजर है उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। तो जो जिनका टेक्निकल बिड्स को एक्सेप्ट किया जाएगा उनका ही फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा। फाइनेंशियल बिड्स में क्या होता है कि आइटम वाइज प्राइस होता है और फिर उसको इवैल्यूएट किया जाएगा और रैंक कर दिया जाएगा। उसमें इवैल्यूएशन होगा, तो जो टेक्निकली एक्सेप्टेबल ऑफर्स है उनका ही फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा और उसको रैंक किया जाएगा। फिर हम अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है, तो अलग अलग फास्ट टेक्निकल बिड को इवैल्यूएट किया जाएगा और जिसमें जिनका स्मॉल एस है, जिनका टेक्निकल बिड्स को कमिटी ने अलाउ कर दिया, जिनका टेक्निकल बिड्स को कमिटी, जो टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी अलाउ कर दिया, उनका ही फाइनेंशियल बिड को ओपन किया जाएगा और प्राइस को एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज करने के बाद उनको रैंक कर दिया जाएगा और रैंक के बाद उनको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। जिसका कम प्राइस होगा, लीस्ट प्राइस होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट फाइनली उसी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रूल 164। ये टू स्टेज बिडिंग है। टू स्टेज बिडिंग है, टू स्टेज बिड में क्या है, अलग अलग। फर्स्ट वन टेक्निकल बिड सबमिट होगा, फिर फाइनेंशियल बिड सबमिट होगा। ऑब्टेन बिड्स इन टू स्टेजेस विथ रिसिप्ट ऑफ फाइनेंशियल बिड्स आफ्टर रिसिप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ टेक्निकल बिड। फर्स्ट टेक्निकल बिड सबमिट करना है, साइमल्टेनियसली दोनों बिड सबमिट नहीं होगा। साइमल्टेनियसली टेक्निकल बिड की फाइनेंशियल बिड दोनों साइमल्टेनियसली सबमिट नहीं होगा, साइमल्टेनियसली सबमिट नहीं होगा। फर्स्ट टेक्निकल बिड ओके, जो फार्म्स का टेक्निकल बिड को एक्सेप्ट किया गया उनका फाइनेंशियल बिड को फिर सेकंड स्टेज में ओपन किया जाएगा। तो वही दे दिया, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में प्रोक्योर द सब्जेक्ट मैटर प्रोक्योरमेंट बाय मेथड ऑफ टू स्टेज बिडिंग। तो कुछ सब्जेक्ट मैटर है यहां पर। तो क्या है सब्जेक्ट मैटर, ये इसको थोड़ा याद रखना है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट, इसमें क्या है, इट इज नॉट फिजिबल टू फॉर्मुलेट डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस और आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट विदाउट रिसीविंग इनपुट्स रिगार्डिंग इट्स। तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट टेक्निकल इनपुट्स को देखेंगे, फर्स्ट टेक्निकल पैरामीटर्स को देखेंगे, कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो एक्चुअली क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं,
तो हम बेसिकली टेक्निकल इनपुट्स को देखना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट है टेक्निकल रिसीविंग इनपुट्स रिगार्डिंग इट्स टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो ये बहुत सब्जेक्ट मैटर में मेन वही है। फर्स्ट जो टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी वो इनपुट्स को देखेगा, उसका टेक्निकल पैरामीटर्स को देखेगा, उसका टेक्निकल कंडीशंस को देखेगा, उनका कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है चेक करेगा। ठीक है। सेकंड क्या है, द कैरेक्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर प्रोक्योरमेंट इज सब्जेक्ट टू रैपिड। अभी देखिए बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रहा है और मार्केट फ्लक्चुएशंस हो रहा है और बोथ, तो हम उसको सब्जेक्ट मैटर प्रोक्योरमेंट में चेक करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांस है वो जो इट मींस हाई वैल्यू प्लांट की कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन हम प्रोक्योर करेंगे, उसका कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, और उसका मार्केट फ्लक्चुएशन वो फिर फाइनेंशियल बिड में हम चेक करेंगे। जो लिस्ट प्राइस होगा उसको ही लेंगे, नहीं तो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर बियर करेगा ना डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और प्रोक्यूरिंग एंटिटी। तो ये एक सब्जेक्ट मैटर में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सिक्स टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च एक्सपेरिमेंट स्टडी और डेवलपमेंट। तो यहां पर मेन वही है, हम ये इसके ऊपर ध्यान देगा। हम ये एक्सेप्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन क्वांटिटीज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश देयर कमर्शियल वायबिलिटी और टू रिकवर। तो ये नहीं, मेन चीज है वो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट स्टडी इस पर्पज के लिए कितना कंपैटिबल है, कितना पावरफुल है, कितना उसका स्ट्रेंथ है, उसको चेक करना पड़ेगा। ये एक सब्जेक्ट मैटर में आ जाता है। और बेसिकली द बीडर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट ए डिटेल्ड सर्वे और इन्वेस्टिगेशन। वो भी सर्वे करेगा जो बेसिकली जो फार्म वो एक हाई वैल्यू प्लांट है कि कोई कॉम्प्लिकेट, तो फर्स्ट वो सर्वे करेगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा। ओके, कोई हाई वैल्यू प्लांट को वो इंस्टॉल करना चाहता है तो वो सर्वे और इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो फिर कंप्रेहेंसिव असेसमेंट ऑफ रिस्क कॉस्ट ऑब्लेशन वो सब चेक करेगा। ये भी एक सब्जेक्ट मैटर में आ जाता है, क्योंकि हाई वैल्यू प्लांट को वो फिक्स करेगा ना, तो इसलिए वो सर्वे इन्वेस्टिगेशन और उसका कितना रिस्क है, कितना कॉस्ट वो बियर करेगा, उसका ओब्लिगेशंस क्या है फ्यूचर में, सपोज कुछ वारंटी पीरियड होता है कि गारंटी पीरियड होता है, तो ये सब चीज है नहीं। और प्रोसीजर जो है यहां पर दे दिया है। प्रोसीजर फर्स्ट स्टेज में टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा। ठीक है, टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, और उसका जो टर्म्स कंडीशंस है उसको फर्स्ट में इवैल्यूएट किया जाएगा। टेक्निकल बिड्स, फर्स्ट टेक्निकल बिड्स ओपन होगा, फर्स्ट टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा और उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है एनालाइज कौन करेगा, टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी। तो अप्रोप्रिएट कमिटी में बता दिया, टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी वो टेक्निकल पैरामीटर्स, टेक्निकल कंडीशंस, कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस को एनालाइज करेगा। और उसमें मेनली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड किया है, सपोज कुछ कमिटी ने डिस्कशन करेगा बीडर से, तो सभी बीडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। ऐसा नहीं कि कुछ बीडर के साथ वो इंटरेक्ट करेगा और कुछ बीडर्स को वो रिजेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं। Suppose the technical evaluation committee want to interact with the bidders, then equal opportunities should be given to all the bidders. और इसमें याद रखना है, सपोज कुछ मॉडिफाई होगा, फंडामेंटल नेचर में कोई मॉडिफाई नहीं होगा। जो फंडामेंटल नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट ये टिक लगा दिया, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑथर में कुछ हम ऐड, अमेंड और ओमिट, जो कोरिजेंडम में हम कर सकते हैं, ये हम ऐड कर दिया कि इस चीज को अमेंडमेंट में ले आया, कि इसको ओमिट कर दिया, मगर फंडामेंटल नेचर जो है प्रोक्योरमेंट का उसमें कोई एनक्रोचमेंट नहीं होगा। देयर इज नो एनक्रोचमेंट ऑन फंडामेंटल नेचर ऑफ द प्रोक्योरमेंट। फंडामेंटल नो वन कैन टच। मगर अदर केस में सपोज हम कुछ पैरामीटर को ऐड कर देंगे, कि ओमिट कर देंगे, कि अमेंडमेंट कर देंगे, ठीक है, तो ये कोरिजेंडम होगा, वो भी पब्लिश होगा कि ये थोड़ा हम ऐड कर दिए, कि इसी पैरामीटर्स को हम ऐड कर दिए, और कि इसी पैरामीटर को हम ओमिट कर दिए। ठीक है, तो ये भी एक रिलेवेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट सेकेंड स्टेज ऑफ बिडिंग प्रोसेस, द प्रोक्योरिंग एंटिटी शैल इनवाइट बिड्स फ्रॉम ऑल दोज बिडर्स हुज बिड्स एट द फर्स्ट स्टेज वी आर नॉट रिजेक्टेड। तो वी आर नॉट रिजेक्टेड, तो टेक्निकल बिड्स जिनका एक्सेप्ट हो गया, अब टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी जिनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि इनका टेक्निकल एस्पेक्ट्स अच्छा है, तो उन्हीं फार्म का फाइनेंशियल बिड को टू प्रेजेंट फाइनल बिड विद बिड प्राइसेस, तो उनको कहा जाएगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका टेक्निकल बिड्स को एक्सेप्ट कर दिया गया, एक्सेप्ट बाय टेक्निकल इवैल्यूएशन कमिटी, उनको बोल दिया जाएगा कि अभी आपका फाइनेंशियल बिड आप सबमिट करो।
आपका अभी फाइनेंशियल बिड को सबमिट करो, जो आइटम वाइज प्राइस है अभी आप सबमिट करो, क्योंकि आपका टेक्निकल बिड को एक्सेप्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कोई बिडर है, एनी बिडर इनवाइटेड टू बिड बट नॉट इन ए पोजीशन टू सप्लाई, क्योंकि कुछ आड हो गया कि कुछ पैरामीटर्स को ऐड कर दिया गया, कि ओमिट कर दिया गया, कुछ अमेंडमेंट हो गया, उसके वजह से कुछ बिडर है वो ये जो मॉडिफिकेशंस हो गया, स्पेसिफिकेशन और टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ मॉडिफिकेशंस हो गया, वो चाहते हैं हम हमारा बिड को विथ ड्रॉ कर लेंगे, मगर वो इन्फॉर्म करेंगे विथ जस्टिफिकेशन कि इसी कारण के वजह से हम बीड को विथ ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा बीड सिक्योरिटी को फॉरफिट ना किया जाए। तो आप इन्फॉर्म करोगे तो आपका बीड सिक्योरिटी को क्यों फॉरफिट किया जाएगा? तो अच्छा, ये भी अलाउ किया जाता है, कुछ बिडर्स एक्चुअली दे कैन विथ ड्रॉ देयर बिड्स बिकॉज ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन स्पेसिफिकेशंस और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस may withdraw from the bidding proceeding without forfeiting any bid security। उनका बीड सिक्योरिटी को फॉरफिट नहीं किया जाएगा और उनको अलाउ किया जाएगा, आप इस कारण जस्टिफिकेशन दे दिया और आप बीड को विथड्रॉ कर सकते हो, ये भी प्रोविजन है। ठीक है, रूल 165 लेट बीड्स में बार बार बताया कि बीड सबमिशन डेट होता है, बियॉन्ड ऑफ बीड सबमिशन डेट किसी का भी बीड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेट बीड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ये रूल 165 है, लेट बीड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वही चीज दे दिया। तो ये दोनों केस में जो लिमिटेड टेंडर है और एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में लेट बीड्स को इनवाइट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बियॉन्ड सबमिशन डेट यदि कोई बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ये रूल 165 है जो जीएफआर रूल। नेक्स्ट वन, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, एक सिंगल फार्म है कि सिंगल कंपनी है, उसी से ही गुड को प्रोक्योर किया जाएगा। तो कुछ कंडीशंस यहां पर है, देखिए ये कंडीशन सर्कमस्टांसेस को देखिए। सिंगल टेंडर इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 166 रूल 166 एक्चुअली सिंगल टेंडर इंक्वायरी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा सर्कमस्टांसेस में सिंगल सोर्स से एक्चुअली प्रोक्योर किया जाएगा? फर्स्ट, इट इज द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट दैट, जो यूजर डिपार्टमेंट है उसका नॉलेज है कि एक पर्टिकुलर फार्म जो गुड को मैन्युफैक्चर करता है, ओनली ए पर्टिकुलर फार्म इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स, जो गुड्स रिक्वायर है उसको एक पर्टिकुलर फार्म मैन्युफैक्चर करता है। तो ये एक रीजन हो गया सिंगल सोर्स से, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी है, कि वो उसका नॉलेज में है कि एक ही मैन्युफैक्चरिंग फार्म की कंपनी वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन, इमरजेंसी केस में हम पर्टिकुलर सोर्स से प्रोक्योर करेंगे और उसमें जस्टिफिकेशन दे देंगे, जस्टिफिकेशन फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन भी लेंगे। इमरजेंसी केस में हम पर्टिकुलर फार्म से गुड्स को प्रोक्योर कर दिया, और इस केस में और देखिए इमरजेंसी यहां पर आ गया सेकंड में, तो उसमें कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी का परमिशन लिया जाएगा और जस्टिफिकेशन रिकॉर्डेड होगा। ठीक है, तो इसमें तीन चीज याद रखिए, इमरजेंसी आ गया। और एक है थर्ड पॉइंट है कि जो स्पेयर पार्ट्स हमको चाहिए, यूजर डिपार्टमेंट को जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए, वो स्पेयर पार्ट्स ओनली एक ही फार्म दे सकता है, डिलीवर कर सकता है। जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी है और उसका स्पेयर पार्ट्स है, जो यूजर डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है कि एक ही मैन्युफैक्चरिंग फार्म है जो वो स्पेयर पार्ट्स को दे सकता है, और जो मशीन के लिए वो कंपैटिबल हो सकता है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर, तो तीन कंडीशन आ गया सिंगल सोर्स से। सिंगल सोर्स से क्या है? फर्स्ट है ये हो गया कि यूजर डिपार्टमेंट का नॉलेज है कि सिंगल फार्म एक्चुअली वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। और एक इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेना है और रिकॉर्ड करना है, जस्टिफिकेशन देना है कि इसी इमरजेंसी कंडीशन में एक ही फार्म से प्रोक्योर कर दिया गया। और एक है ये जो स्पेयर पार्ट, जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स है, वो बोल रहा है कि ये जो स्पेयर पार्ट्स है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी है वो पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही दे सकता है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन में, मगर एक आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है, पीएससी होता है,
प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो ये प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट दो कंडीशन में सर्टिफिकेट एक्चुअली देना है। पहले गुड प्रोक्योर करने से पहले हमको प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट को, ठीक है, उसको फर्स्ट फिलअप करना है। तो इसमें दो कंडीशंस में प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट कहां पर चाहिए, देखिए यहां पर प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट चाहिए, इसमें पीएससी नहीं चाहिए। और देखिए और एक बार बता देता हूं, जो तीन कंडीशन है इसमें फर्स्ट कंडीशन में पीएससी चाहिए, क्योंकि हम यूजर डिपार्टमेंट का नॉलेज है कि सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फार्म एक्चुअली वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर पीएससी चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन में पीएससी नहीं चाहिए। थर्ड कंडीशन में जो स्पेयर पार्ट्स है कि स्टैंडर्डाइजेशन मशीनरी है, कि हम यूजर डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ओनली पर्टिकुलर फार्म का जो स्पेयर पार्ट्स है कि उसका जो मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए कंपैटिबल है, तो इस केस में भी पीएससी चाहिए, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ये दोनों केस में। मगर इमरजेंसी केस में नहीं चाहिए, पीएससी नहीं चाहिए। इमरजेंसी केस में तो हम अर्जेंटली क्या कि एक सिंगल फार्म से हम प्रोक्योर कर लिए और कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी का परमिशन ले लिए और उसको रिकॉर्डेड कर दिए रीजन, किसी इमरजेंसी की इसी अर्जेंट कंडीशन में हम एक ही फार्म से प्रोक्योर कर लिए। मगर फर्स्ट और जो थर्ड कंडीशन है पीएससी चाहिए, वही यहां पर बोल दिया। तो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट ये होता है, देखिए ये इसका फॉर्मेट ये होता है, द इंडेंटेड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, जो पर्टिकुलर फार्म का नाम, नो अदर मेक और मॉडल इज एक्सेप्टेबल फॉर द फॉलोइंग रीजंस, कि हम और कोई मॉडल की और कोई कमोडिटी को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये रीजंस, यहां पर रीजंस देना है, यहां पर रीजंस देना है। और फाइनेंशियल विंग का जो लेटर नंबर है वहां पर मेंशन करेंगे, कि लेटर में क्लियरली मेंशन है आपको जो मॉडल चाहिए, कि आपको जो स्पेयर पार्ट चाहिए, ओके, यदि उसको एक पर्टिकुलर फार्म उसको प्रोवाइड कर सकता है तो ओपन टेंडर इंक्वायरी में हम एक ही फार्म से उसको प्रोक्योर करेंगे। और अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो सिग्नेचर डेट चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सिग्नेचर डेट चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर फार्म से गुड को प्रोक्योर करेंगे। तो इससे क्या सर्टिफिकेट होता है, यही है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। मगर याद रखना है, यदि इमरजेंसी अर्जेंट कंडीशन में यदि कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन वो एक सिंगल फार्म से प्रोक्योर करता है और आफ्टर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड रिकॉर्डेड विथ रीजन, वहां पर पीएससी नहीं चाहिए, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। रूल 167, ये एक बिडिंग मेथड है जो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के ऊपर थोड़ा, रिवर्स ऑक्शन के ऊपर बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक तो ऑनलाइन, इट मींस बिडिंग जो है, रिवर्स ऑक्शन क्या है थोड़ा बता देता हूं। ये जो आरए है ना, ये क्या होगा, जो बिडर्स है वो फर्स्ट हाईएस्ट प्राइस, फर्स्ट वो बोली जो लगाएंगे हाईएस्ट प्राइस लगाएंगे, फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, फिर वो डिक्रीज होकर लोएस्ट प्राइस को आएगा। तो फर्स्ट वो हाईएस्ट प्राइस बोलेंगे, इसे उनके बीच में जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स है उनके बीच में कंपटीशन होगा, हाईएस्ट टू लोएस्ट आएगा। मगर अदर नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल ऑक्शन में माने लोएस्ट टू हाईएस्ट जाता है। तो यहां पर क्या है, सिंगल बायर है, यहां पर सिंगल बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सिंगल बायर मगर लार्ज क्या है, सेलर्स, तो इसीलिए हाईएस्ट टू लोएस्ट आएगा। और एक बार बता देता हूं, जो रिवर्स ऑक्शन में इसमें कितना बायर है, सिंगल बायर है, सिंगल बायर और लार्ज बिडर्स है, सेलर्स, बहुत बिडर्स के बीच में कंपटीशन होगा। तो इस केस में क्या है ना, फास्ट वो बोली लगाएंगे हाईएस्ट प्राइस, ज्यादा प्राइस बोलेंगे, मगर धीरे धीरे उनके बीच में कंपटीशन होकर वो लोएस्ट को आएगा, तो हाईएस्ट टू लोएस्ट आएगा, इसलिए इसको रिवर्स ऑक्शन। मगर नॉर्मल ऑक्शन में क्या है, नॉर्मल ऑक्शन में बहुत बायर्स होते हैं, सो मेनी बायर्स, तो वो वहां पर लोएस्ट से हाईएस्ट को जाएगा। नॉर्मल ऑक्शन में लोएस्ट टू हाईएस्ट, क्योंकि यहां पर सिंगल बायर है, लार्ज बिडर्स है, लार्ज सप्लायर्स, मगर वहां पर उल्टा है, लार्ज बायर्स है, सिंगल चीज है, ऑक्शन हो रहा है ना, एक बिल्डिंग ऑक्शन हो रहा है, बहुत बायर्स है, तो वो वहां पर लोएस्ट टू, जो ऑक्शन होता है ना, एक बिल्डिंग हम खरीदने के लिए ऑक्शन हो रहा है बिल्डिंग, तो सो मेनी बायर्स, तो वहां पर जो ज्यादा प्राइस बोलेगा वो अल्टीमेटली लेगा, वहां पर लोएस्ट टू हाईएस्ट। मगर रिवर्स ऑक्शन में क्या है, ये जो पर्टिकुलरली प्रोक्योरिंग एंटिटी का बात आता है, सिंगल बायर है,
तो हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन में क्या है, एक ऑनलाइन रियल टाइम परचेज होता है, एक टाइम दिया जाता है, इसमें बीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, माने ऑनलाइन, यहां पर ऑनलाइन टाइम होता है। तो ऑनलाइन टाइम में 11 AM में स्टार्ट होगा और बीडर्स ज्वाइन करेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करेंगे और वो बोली लगाएंगे और अल्टीमेटली वो रिकॉर्डेड होता जाएगा, जिसका लोएस्ट प्राइस होगा वो अल्टीमेटली उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली है। तो वो ऑनलाइन प्रोसेस में एक ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग होता है, ये अंडरलाइन करते हैं, ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग एक टाइम होता है और थ्रू ऑनलाइन सब बीडर्स ज्वाइन करेंगे और वो उनका रिप्रेजेंट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली जिसका लोएस्ट प्राइस होगा वो रिकॉर्डेड हो जाएगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक यूटिलाइज्ड बाय द प्रोक्यूरिंग एंटिटी टू सिलेक्ट द सक्सेसफुल बीड व्हिच इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन बाय बीडर्स। मैं अभी बताया, सपोज शार्प 11 AM वो ऑनलाइन में ज्वाइन करेंगे और उनका बीड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन में चलता जाएगा और अल्टीमेटली जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उसको बीड कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो उसी शेड्यूल, एक शेड्यूल टाइम होता है, जैसे टाइम होता है सपोज 11 to 2 की 11 to 3, उसके अंदर शेड्यूल टाइम के अंदर ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट होकर बीड कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट मैटर है प्रोक्योरमेंट का, थोड़ा देखेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट में इट इज फिजिबल फॉर द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू फॉर्मुलेट ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है सब्जेक्ट मैटर, कैसे प्रोक्योरमेंट होगा, क्या माने कौन सा टाइम में एक्चुअली जो ऑनलाइन बिडिंग स्टार्ट होगा और उसका शेड्यूल टाइम क्या है। तो जो क्राइटेरिया है, जो गाइडलाइंस है, जो पैरामीटर्स, पूरा वो इन्फॉर्म किया जाएगा बीडर्स को। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ बीडर्स, तो इसमें हम एंटीसिपेट करते हैं, जब ऑनलाइन बिडिंग हम इनवाइट कर दिए तो इसमें हम जानते हैं कि थोड़ा कंपटीशन होगा, क्योंकि डायरेक्टली बीडर्स ज्वाइन करेंगे और ऑनलाइन में वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनका रिप्रेजेंटेटिव्स वो उनका जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो जो है वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे और वो इवैल्यूएट होता जाएगा। तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ बीडर्स होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली क्राइटेरिया क्या है, जो द क्राइटेरिया टू बी यूज्ड बाय द प्रोक्यूरिंग एंटिटी इन डिटरमाइनिंग द सक्सेसफुल बीड आर क्वांटिफिएबल एंड, अच्छा, क्वांटिटी और मॉनेटरी टर्म्स मेन है। इतना क्वांटिटी वो प्रोवाइड करेगा और मॉनेटरी टर्म्स, तो वो इसमें क्वांटिटी मॉनेटरी टर्म्स में जिसका लिस्ट होगा उसको बीड कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रोसीजर है, यहां पर प्रोसीजर को देखेंगे। प्रोक्यूरिंग एंटिटी सॉलिसिट बिड्स, सॉलिसिट बिड्स मींस वो क्रेडिबल सप्लायर है, एक क्रेडिबल सप्लायर, नॉन सप्लायर है, उसको सब जानते हैं वो बिडर को, थ्रू एन इनविटेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन टू बी पब्लिश्ड और कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस। वो भी पब्लिश होगा, जैसे ई पब्लिशिंग, जो GFR 159 है, GFR 159 में इसको पब्लिश किया जाएगा डिटेल्स। ठीक है, द इनविटेशन शैल इन एडिशन टू द इंफॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड इन ई प्रोक्योरमेंट इंक्लूड डिटेल्स रिलेटिंग टू असेस टू, कैसे आप असेस करोगे ऑनलाइन में, रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑक्शन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ऑक्शन, नॉर्म्स फॉर कंडक्ट ऑफ द ऑक्शन, ये सब आपको पोर्टल में मिल जाएगा, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में मिल जाएगा। तो कैसे आप असेस करोगे, ऑनलाइन असेस करोगे कि ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे और उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ऑप्शन की जो नॉर्म्स है वो डिटेल्स सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में पब्लिश होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो रिवर्स ऑक्शन में मींस वही है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, फर्स्ट वो बोली लगाएंगे हाईएस्ट प्राइस, धीरे धीरे वो लोएस्ट को आएंगे, क्योंकि एक ही बायर है और लार्ज सप्लायर है। और नॉर्मल ऑक्शन में क्या है, एक ही चीज एक्चुअली ऑक्शन होगा और उसके लिए सो मेनी बायर्स है, तो वहां पर लो टू हाई प्राइस को जाएंगे। तो रूल जो 168 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंटेंट ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट है। बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहता है, फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन बिडर्स को दे दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशंस क्या है और शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट, कौन सा शेड्यूल दे दिया जाएगा कि हमको इसी शेड्यूल में सपोज हमको चाहिए, हम इतना इतना गुड्स को प्रोक्योर करेंगे। कुछ स्पेसिफिकेशंस एंड अलाइड टेक्निकल डिटेल्स रहेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रहेगा, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, शेड्यूल रहेगा, तो टाइमिंग रहेगा, किस किस टाइम में गुड्स को डिलीवरी करना है, और कुछ टेक्निकल डिटेल स्पेसिफिकेशंस रहेगा, और प्राइस शेड्यूल रहेगा, क्या क्या प्राइस शेड्यूल रहेगा, जो जो आइटम्स को प्रोक्योर किया जाएगा उसका प्राइस शेड्यूल रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म रहेगा,
और अदर स्टैंडर्ड कोई मिसलेनियस फॉर्म से रहेगा। तो ये सब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन हो, ठीक है, चाहे प्राइस शेड्यूल हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो, चाहे अदर स्टैंडर्ड फॉर्म हो, चाहे टेक्निकल डिटेल्स हो, वो पूरा सभी रहेगा। तो ये चैप्टर 7 है, ये चैप्टर 7 चैप्टर से कंटेंट्स ऑफ बिडिंग, ये भी क्वेश्चन आता है। टोटल चैप्टर्स जो है बिडिंग डॉक्यूमेंट जो होता है, टोटल चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। टोटल चैप्टर्स क्या है? 7 है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और क्या क्या है उसमें, सपोज दे देगा कौन सा चैप्टर नहीं है, सपोज इन केस ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली व्हिच चैप्टर इज नॉट अवेलेबल, कि व्हिच चैप्टर इज नॉट मेंशन्ड, इसे अकॉर्डिंग टू द जीएफआर 168। तो जो 168 है ना, वो कंटेंट्स है बिडिंग डॉक्यूमेंट। क्या क्या बिडिंग डॉक्यूमेंट, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट जब अपलोड होगा, कि जब पब्लिश होगा, उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, क्या क्या चीज को एक्चुअली द बिडर्स दे स्ट्रिक्टली दे इमिटेट एंड दे स्ट्रिक्टली दे एमुलेट, वो रहेगा, ठीक है। तो 7 चैप्टर से मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेंटेनेंस तो होना ही चाहिए। सपोज कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, तो वहां पर मेंटेनेंस रहेगा। मेंटेनेंस में क्या है, सपोज वारंटी गारंटी पीरियड में फ्री मेंटेनेंस रहेगा, मगर जब गारंटी पीरियड चला जाएगा तो वो पेड मेंटेनेंस रहेगा। तो ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। तो वही है, डिपेंडिंग ऑन द cost and nature of the goods to be purchased, it may also be necessary to enter into maintenance contract of suitable period। एक maintenance contract होता है, सपोज कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होता है, टेक्निकल पैरामीटर्स मींस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। किसके साथ रहेगा? आइदर विद द सप्लायर ऑफ द गुड्स रहेगा ना, नहीं तो उसका कोई कस्टमर केयर। सपोज अभी हम डायरेक्टली जेम से हम खरीदेंगे कोई कंपनी से, उसका कस्टमर केयर है, डायरेक्ट सप्लायर वो मेंटेनेंस फैसिलिटी नहीं देगा, उसका कस्टमर केयर फैसिलिटी देगा। वही दिया है, आइदर, इसको याद रखना है, आइदर विद द सप्लायर ऑफ द गुड्स और विथ एनी अदर कॉम्पिटेंट फार्म जिसका कोई नॉट नेसेसरीली द सप्लायर ऑफ द सब्जेक्ट गुड्स। तो मैं वही बताया, कोई ऐसा कंपनी से हम सपोज पर्टिकुलर कंपनी को मेंटेनेंस दे सकता है और उसका कोई कस्टमर केयर सेंटर है और इसका कोई अलाइड फार्म है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। So such maintenance contract are especially needed for sophisticated and costly equipment and machinery। जहां पर sophisticated equipment होता है, costly equipment होता है, machinery होता है, उसके लिए maintenance contract होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पर भी मेंशन होगा कि कितना पीरियड मेंटेनेंस होना चाहिए। It may however be kept in mind that the equipment or machinery is maintained free of charge by the supplier during its warranty period। वारंटी पीरियड में फ्री मेंटेनेंस रहेगा, मगर जब वारंटी पीरियड खत्म हो जाएगा वो पेड मेंटेनेंस रहेगा, वही चीज है। तो ये जो जीएफआर 169 है वो मेंटेनेंस के ऊपर दिया है, याद रखना है, ठीक है। अभी चलेंगे रूल, जो बीड सिक्योरिटी आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीड सिक्योरिटी, जब बीड डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हो उसके साथ आपको बीड सिक्योरिटी देना है। बीड सिक्योरिटी मींस अर्नेस्ट मनी, ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहा जाता है। तो दो चीज होता है बीड सिक्योरिटी। बीड सिक्योरिटी का रूल जो है 170 है, ठीक है। कभी कभी क्या है, बीडर्स उनका बीड को विथड्रॉ कर देंगे। बीड सिक्योरिटी क्यों लिया जाता है? ये जो ईएमडी है, किस कंडीशन में हम ईएमडी लेंगे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, फॉर व्हाट रीजन द प्रोक्योरिंग एंटिटी और द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन रिसीव अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की बीड सिक्योरिटी विथ बीडिंग डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि दो कंडीशन है, एक है वो जो बीड वैलिडिटी पीरियड है। बीड वैलिडिटी पीरियड क्या है? ओपनिंग डेट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो बीड, एक बीड वैलिडिटी पीरियड होता है, बीड वैलिडिटी पीरियड जो हम काउंट करेंगे, चाहे ओपनिंग डेट टू कॉन्ट्रैक्ट, ओपनिंग डेट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो फाइनली जिस फार्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, ये जो ओपनिंग डेट टू कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू द बीडर, ये बीड वैलिडिटी पीरियड। उसमें क्या होगा, वो बीड को विथड्रॉ, कभी कभी क्या है, बीड को वो विथड्रॉ कर देते हैं, और कभी जो बीड डॉक्यूमेंट्स दिया है उसमें वो चाहेंगे वो मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उस केस में उनका बीड सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा। तो भाई दिया है, टू सेफगार्ड अगेंस्ट बीडर्स विथड्रॉइंग और ऑल्टरिंग इट्स बीड ड्यूरिंग द बीड वैलिडिटी पीरियड। एक बीड वैलिडिटी पीरियड दे दिया। बीड वैलिडिटी पीरियड जो है वो ओपनिंग डेट टू कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू ए पर्टिकुलर फार्म, कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू ए पर्टिकुलर फार्म। इसी के अंदर वो बीड को विथड्रॉ नहीं करेगा कि बीड में कोई अल्टर नहीं करेगा।
ये करता है तो उसका बीड सिक्योरिटी को फोरफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी देखिए, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी जो 161 में था और लिमिटेड एलटी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में बीड सिक्योरिटी आपको देना ही देना है। ठीक है, तो मगर किससे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा? एमएससीज, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, ओके, फ्रॉम द बीडर्स, इनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, उनसे आपको बीड सिक्योरिटी नहीं लेना है। और क्या है, जो रजिस्टर्ड सप्लायर से सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन CPPP में जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उनसे नहीं लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, बीड सिक्योरिटी किससे नहीं लिया जाएगा? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। सेकेंड है जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, जो रजिस्टर्ड सप्लायर है जो CPPP में सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, उनसे नहीं लिया जाएगा। जो स्टार्टअप फार्म है, अभी जो स्टार्टअप फार्म जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री जो स्टार्टअप फार्म है, उनसे भी बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, वही दे दिया, देखिए यहां पर स्टार्टअप्स आज अगर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ये DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसमें कुछ स्टार्टअप इंडस्ट्रीज है, उनसे जो इमर्जिंग फार्म्स है, उनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। तो बीड सिक्योरिटी आपको जो देना है ना, जो बीड डॉक्यूमेंट के साथ बीड सिक्योरिटी देना है, द बीडर्स शुड बी आस्क्ड टू फर्निश बीड सिक्योरिटी अलोंग विद देयर बीड्स। तो बीडिंग डॉक्यूमेंट के साथ बीड सिक्योरिटी देना है। तो जो बीड सिक्योरिटी होता है 2 to 5% होता है ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, ये चीज को एग्जाम में आता है बीड सिक्योरिटी। 2 to 5% के अंदर जो भी डिसाइड करेगा वो कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी, मगर 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स। अच्छा, तो द अमाउंट ऑफ बीड सिक्योरिटी शुड बी डिटरमाइंड, तो वो तो डिटरमाइन करेगा मिनिस्ट्री कि 3% है, 2% है कि 3% है कि 4% है कि 5% है, मगर 2 to 5%। और वो जो बीड सिक्योरिटी हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, देखिए इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, श्योरिटी बॉन्ड, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स, बैंकर्स चेक, बैंक गारंटी इंक्लूडिंग ई बैंक गारंटी फ्रॉम एनी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और आप प्रॉपर प्रोसीजर पेमेंट ऑनलाइन, ये भी है। तो ये सब के इसी माध्यम से हम बीड सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे इंश्योरेंस, श्योरिटी बॉन्ड, डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स की, बैंकर्स चेक की कोई बैंक गारंटी, और चाहे ऑनलाइन जो है पेमेंट थ्रू ऑनलाइन। और ये जो वैलिडिटी होगा, जो बीड सिक्योरिटी वैलिडिटी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, जो बीड वैलिडिटी पीरियड फाइनल बियॉन्ड द फाइनल बीड, क्योंकि एक बीड वैलिडिटी पीरियड होता है, ये बेसिकली मैं अभी और एक बार, ओपनिंग डेट टू कॉन्ट्रैक्ट तक रहता है। तो उस ये बियॉन्ड, इसके बाद 45 डेज, इसके बाद 45 डेज तक रहता है। द बीड सिक्योरिटी इज नॉर्मल टू रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 45 डेज बियॉन्ड द फाइनल, बियॉन्ड मीन्स यही है। तो ये बीड वैलिडिटी पीरियड है, ओपनिंग डेट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू द फाइनली कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू द फार्म, तो उसके बाद जिस डेट में जो लास्ट अल्टीमेटली आज दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, आज दे दे तो कल से आप काउंट कर लो 45 डेज। ओके, और बीड सिक्योरिटी को जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनका बीड सिक्योरिटी को हम रिटर्न करेंगे। तो कब करेंगे? जब फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, जब फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा विद इन 30 डेज, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया उसका 30 डेज के अंदर उनको दे देना है। बीड सिक्योरिटीज ऑफ द अनसक्सेसफुल बीडर शुड बी रिटर्न टू देम एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बीड वैलिडिटी एंड लेटेस्ट ऑन और बिफोर द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आज हो गया मीन्स कल से आप काउंट कर लो, तो 30th डे के अंदर हम उनका बीड सिक्योरिटी को रिटर्न करेंगे जो अनसक्सेसफुल बीडर से। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, और सिमिलरली जो
टू स्टेज बिडिंग था, जो फर्स्ट टेक्निकल बिड्स को एवेलुएट किया जाएगा, जिनका टेक्निकल बिड्स को रिजेक्ट कर दिया गया, जिनका टेक्निकल बिड्स को रिजेक्ट कर दिया गया उनका बिड सिक्योरिटी को हम रिटर्न कर देंगे। कैसे? सपोज आज उनका रिजेक्ट कर दिया गया, वही 30 डेज के अंदर शुड बी रिटर्न विद इन 30 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। फर्स्ट स्टेज का डिक्लेयर हो गया ना कि आज सपोज आज उनका रिजेक्ट हो गया, टेक्निकल बिड्स रिजेक्ट हो गया, तो आज रिजेक्ट हो गया मीन्स कल से आप 30 डेज काउंट कर लो, ठीक है। और ये केस में इन प्लेस ऑफ ए बिड सिक्योरिटी, इसमें सस्पेंशन होता है। देखिए यहां पर सस्पेंडेड होता है। सस्पेंडेड किस कंडीशन में? सपोज वो इन प्लेस ऑफ बिड सिक्योरिटी नहीं देंगे, बिड सिक्योरिटी यहां पर वो नहीं देंगे, मगर इन प्लेस ऑफ बिड सिक्योरिटी क्या है? यदि वो उनका बीड को विथड्रॉ कर देते हैं कि बीड में कोई अल्टर चेंज लाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा स्पेसिफिक पीरियड के लिए। और क्या है? उनको अवार्ड दिया गया, फाइनली उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किए। फाइनली एक फार्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया मगर वो साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में उनको सस्पेंड किया जाएगा। और एक है जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बिलो द डेडलाइन, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना है, कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, मगर बिफोर डेडलाइन आप दे दिए तो उस केस में आपको सस्पेंडेड किया जाएगा। तो ये तीनों चीजें इन प्लेस ऑफ बिड सिक्योरिटी। इन प्लेस ऑफ बिड सिक्योरिटी आप नहीं देना है आपको। इन प्लेस ऑफ बिड सिक्योरिटी ये कंडीशन से आप विथड्रॉ कर लेते हो, बिड वैलिडिटी पीरियड में आपका बिड को विथड्रॉ करते हो कि उसमें अल्टर करते हो तो आपको सस्पेंड किया जाएगा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया मगर आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किए कि आप डेडलाइन बिफोर आप परफॉर्मेंस सिक्योरिटी दे दिए, तो इस केस में आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा सर्टेन पीरियड के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज इतना ही था। अभी हम क्वेश्चंस को चलेंगे। मैं आपको बताया था 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मैं गारंटी देता हूं ये जो अभी हम 161 से 170 में डिस्कस किया, आप अच्छे से सुन लो एक बार दो बार, गारंटी देता हूं जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल असित गवर्नमेंट टूल गुरु। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 का बात आएगा, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी शुड बी रिसोर्टेड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। मैं बार बार बताया, ये जीएफआर आप देख लीजिए 161, इसमें 80 के ऊपर है। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में बोला है जब वैल्यू 25 लाख एंड अबव तो हम एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे। तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ordinarily from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding document for sale, whichever is later, the minimum time to be allowed for submission of bids। ये भी 80 में एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जिस दिन पब्लिश हुआ टेंडर नोटिस कि जिस डेट में बिडिंग डॉक्यूमेंट को सेल किया गया, whichever is later, जो बाद में हुआ। चाहे बिडिंग डॉक्यूमेंट को, दो ऑप्शन है, एक बिडिंग डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया जाएगा, एक है जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है उसका पब्लिश होगा, और एक है सेल होगा, जो बाद में होगा, जो लेटर में होगा, जो बाद में होगा, ठीक है। उसी से आप काउंट कर लो, 3 वीक्स दिया जाता है। तो मिनिमम ये है, ये जो 3 वीक्स है मिनिमम पीरियड होना चाहिए बिड सबमिशन का, और ये एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में है। जीएफआर 161 को आप देख लीजिए। Question number 3, where the bids from abroad are also be obtained, the minimum period। तो सपोज हम बीड अब्रोड से इनवाइट करेंगे, तो इस केस में क्या होगा? जो बीड सबमिशन का जो पीरियड होगा कब होगा? 4 वीक्स होगा, 4 वीक्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बीडर्स। मगर जब आपको याद रखना है बीड्स फ्रॉम अब्रोड आ जाता है तो ये भी एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी का बात आता है, जीएफआर 161। तो जब बीड्स फ्रॉम अब्रोड आएगा मीन्स 4 वीक्स both for the domestic and foreign bidders। option C is the correct answer। question number 4, limited tender inquiry may be adopted when estimated value of the goods to be procured is up to rupees 25 lakh। limited tender में ये GFR 162 देख लीजिए, limited tender inquiry LTE। और कितना सेलर्स होना चाहिए? more than 3 sellers। Next one, copies of the bidding documents should be sent directly by speed post, registered post, courier, email to firms which are born on the list of registered suppliers for the goods in question under। मैं बताया था अगेन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर्स है,
तो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको हम स्पीड पोस्ट में कि कोरियर में कि मेल में कि रजिस्टर्ड पोस्ट में हम बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। ये एलटी में, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। आप जीएफआर 162 देख लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ सप्लायर फार्म्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में नंबर ऑफ सप्लायर्स क्या होना चाहिए? मोर देन 3। ऑप्शंस दिया जाएगा, कभी कभी ऑप्शन ही मोर देन 3, नहीं तो एटलीस्ट 4, मिनिमम 4, मोर देन 3 एटलीस्ट 4, जो भी ऑप्शन होगा, मोर देन 3, ठीक है। नंबर ऑफ सप्लायर्स होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, purchase through limited tender inquiry may be adopted even when the estimated value of the procurement is more than 25 lakh। मैं बताया था कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी अप टू 25 लाख से, कभी कभी क्या है ग्रेटर देन 25 लाख से, मगर हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे। क्यों लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे? एक है अर्जेंट, देखिए फर्स्ट जो अर्जेंट और टू चेक एडिशनल एक्सपेंडिचर, ये करेक्ट है। कभी कभी अर्जेंट केस में हम एलटी में जाएंगे, नहीं तो हम एडिशनल एक्सपेंडिचर, अभी एडवर्टाइज में जाएंगे तो एडिशनल एक्सपेंडिचर लगेगा, तो उसको चेक करने के लिए। और एक है पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में हम देख रहे हैं वो एलटी में जाना चाहिए। ये देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी ठीक है। देयर आर सफिशिएंट रीजंस इंडिकेटिंग दैट इट विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोक्योर द गुड्स थ्रू द गुड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, ठीक है। हम एडवर्टाइज्ड में जाएंगे तो वो अगेंस्ट जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट में। द सोर्सेस ऑफ सप्लायर डेफिनेटली नोन, सोर्सेस हम जानते हैं। अभी हम एडवर्टाइज में जाएंगे तो फ्रेश सोर्स को ढूंढना पड़ेगा, वो फिर रिमोट हो जाएगा हमारे लिए, तो ये भी ठीक है। द गुड्स अंडर प्रोक्योरमेंट इज ऑफ हाई वैल्यू एंड डेलिकेट नेचर, ये नहीं है, लास्ट वन नहीं है, वो पूछा है। जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो एस्टिमेटेड ऑफ गुड्स ग्रेटर देन 25 लाख है, मगर हम एलटी में जाएंगे लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। एक्सेप्ट पूछा है, मींस ये नहीं है। द गुड्स अंडर प्रोक्योरमेंट इज ऑफ हाई वैल्यू एंड डेलिकेट नेचर, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। अदर 3 ऑप्शन है, अदर 3 ऑप्शन की वजह से हम क्या है, मोर देन 25 लाख से, मगर हम एलटी में जाएंगे, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स बिलो, यहां पर डिटेल को लोग करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। फॉर परचेजिंग हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी एटसेट्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर, बिड्स में बी ऑब्टेन्ड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। यदि हाई वैल्यू प्लांट है कि कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, हम 2 बीड में जाएंगे, टेक्निकल बीड एंड फाइनेंशियल, करेक्ट है। Technical bids consist of all technical details along with commercial terms and conditions, and financial bid indicating item wise price for the items mentioned in the technical bid, ये ठीक है। टेक्निकल बीड में बेसिकली टेक्निकल कंडीशंस और कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। फाइनेंशियल बीड में, टेक्निकल बीड में जो जो आइटम्स है उसका प्राइस होता है, आइटम वाइज प्राइस, ठीक है। द टेक्निकल बीड एंड द फाइनेंशियल बीड शुड बी सील्ड by the bidder in separate covers, daily superscribed, and both these sealed covers are submitted separately। No, देखिए एक एनवलप में रहेगा टेक्निकल बीड, एक एनवलप में रहेगा फाइनेंशियल बीड, और एक बिग एनवलप के अंदर वो दोनों रहेगा, मगर बोथ दीज सील्ड कवर्स आर सबमिटेड सेपरेटली। नो, वो एक बड़ा एनवलप के अंदर रहेगा और उसके ऊपर लिखा जाएगा, तो ये गलत है। देखिए कैसा क्वेश्चन आता है, थर्ड जो है गलत है। फोर्थ है टेक्निकल बीड्स आर टू बी ओपन्ड बाय द परचेजिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एट द फर्स्ट इंस्टेंस एंड एवेल्युएटेड बाय कॉम्पिटेंट कमिटी और अथॉरिटी। मैं बताया था फर्स्ट टेक्निकल बीड को एवेल्युएट किया जाएगा बाय टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी, और जिनको एक्सेप्ट किया जाएगा उनका फाइनेंशियल बीड को एट द सेकंड स्टेज फाइनेंशियल बीड्स ऑफ ओनली दीज टेक्निकली एक्सेप्टेबल ऑफर्स वुड बी ओपन्ड आफ्टर इंटीमेटिंग देम द डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग द फाइनेंशियल बीड फॉर फर्दर एवेल्युएशन एंड रैंकिंग बिफोर अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये भी ठीक है, सब ठीक है, मगर यहां पर दे दिया क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट्स दे दिया। तो यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है, समझ रहे हो, यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है क्वेश्चन नंबर 8 में ओनली स्टेटमेंट 3 गलत होगा और अदर स्टेटमेंट ठीक होगा। 1 to 4 करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स बिलो, तो करेक्ट मीन्स 1 to 4 होगा, ऑप्शन
यहां पर इनकरेक्ट कर दीजिए, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कर दीजिए, ठीक है, इसको प्लीज इनकरेक्ट कर दीजिए। किसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये गलत हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम ढूंढेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट होगा तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट होगा, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, ओनली थ्री इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, थोड़ा उसको ठीक कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स में बी रिसोर्टेड टू द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट। सिंगल सोर्स में क्या है, देखिए मैं बताया था सिंगल सोर्स, आप देख लीजिए GFR सिंगल सोर्स 166 है, उसमें दे दिया था कि जो यूजर ऑर्गेनाइजेशन है उसको मालूम है कि जो गुड्स हम प्रोक्योर करेंगे वो एक सिंगल फार्म मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसमें प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट लिखना होगा। और एक है इमरजेंसी, अर्जेंट केस में हम सिंगल फार्म से प्रोक्योर करेंगे। और थर्ड एक कंडीशन बोला था कि स्पेयर पार्ट्स की जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी है उसको सिंगल फार्म ही दे सकता है, क्योंकि वो यूजर ऑर्गेनाइजेशन को यूजर ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपैटिबल होता है, जो स्पेयर पार्ट्स है कि जो स्टैंडर्डाइज मशीनरी है एक सिंगल फार्म ही उसको दे सकता है। तो उसमें भी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ओनली इमरजेंसी कंडीशन में नहीं चाहिए। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन है, इट इज इन द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट दैट ओनली अ पर्टिकुलर फार्म इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स, ये ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड रीजन फॉर सच डिसीजन इज टू बी रिकॉर्डेड एंड अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो इमरजेंसी केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लिया जाएगा और रिकॉर्डेड किया जाएगा रीजन, और एक फार्म से प्रोक्योर किया जाएगा, और एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स के ऊपर है जो एक ही सिंगल फार्म दे सकता है, ये भी ठीक है। तो यहां पर दिया है कि प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स में बी रिसोर्टेड टू इन द फॉलोइंग सर्कल एक्सेप्ट, ये तो सब ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज अप्लाइड इन सिंगल टेंडर इंक्वायरी, जो GFR में बताया था GFR 166 में दिया है, यदि एक सिंगल फार्म यूजर दो कंडीशंस में, एक कंडीशन है कि सिंगल फार्म एक्चुअली मैन्युफैक्चर करता है, सिंगल फार्म मैन्युफैक्चर करता है, और एक है जो स्पेयर पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स की जो मशीनरी है वो सिंगल फार्म देता है, सिंगल फार्म देगा। तो ये दोनों केस में प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट PSC को देना है। अर्जेंसी केस में कभी कभी अर्जेंट इमरजेंसी कंडीशन में हम सिंगल फार्म से प्रोक्योर करते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेके और रीजन देके, वहां पर प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट देना नहीं चाहिए, मैं उसको डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 11 को चलेंगे, ये जो है an online real time purchasing technique utilized by the procuring entity to select the successful bid which involves presentation by bidders of successful more favorable bids। तो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, ये GFR आप देख लीजिए, इसको मैं भी डिस्कस कर चुका हूं, GFR 167 इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन में एक रियल टाइम इट मींस ऑनलाइन बोली जो होता है ना, रियल टाइम एक टाइम दे दिया जाएगा शेड्यूल, उसमें प्रोस्पेक्टिव बिडर्स एक्चुअली उनका जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उनका जो बी कंडीशन से वो डिस्क्लोज करेंगे, और वहां पर बोली जो होगा हाईएस्ट टू लोएस्ट आएगा, ऑटोमेटिकली जो लोएस्ट बिडर होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, और वो ऑनलाइन में ही होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 12, to safeguard against a bidder's withdrawing or altering its bid during the bid validity period in the case of advertiser limited tender inquiry, bid security is obtained। bid security is also called earnest money। bid security दो चीज के लिए, जैसे बीड को विथड्रॉ, जो बीड वैलिडिटी पीरियड है उसमें बीड विथड्रॉ नहीं होगा, ठीक है, और बीड में कोई अल्टर नहीं होगा, होगा तो बीड सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा, तो इसके लिए बीड सिक्योरिटी, उसको अर्नेस्ट मनी EMD भी कहा जाता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अमाउंट ऑफ बीड सिक्योरिटी शुड ऑर्डिनरली रेंज बिटवीन 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
और जो बीड सिक्योरिटी के ऊपर है ना, आप देख लीजिए GFR 170। क्वेश्चन नंबर 14, बीड सिक्योरिटी में बी एग्जेम्प्टेड फॉर। अच्छा, बीड सिक्योरिटी कौन नहीं देंगे? एक है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और एक है जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स। जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, जो सेंट्रल, ये जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स कहां पर है? CPP में, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में। और एक है स्टार्टअप, जो अभी इमर्जिंग ये आ रहा है ना, स्टार्टअप कंपनीज, वो भी नहीं देंगे। तो उसमें क्या क्या है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये ठीक है। सप्लायर्स रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन और द कंसर्न मिनिस्टर डिपार्टमेंट, ठीक है, जो CPP में है और जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट में है, रजिस्टर्ड है। तो ये बोथ द अबव होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द बीड सिक्योरिटी इज नॉर्मली टू रिमेन वैलिड। मैं बताया था जो बीड वैलिडिटी पीरियड होता है, बियॉन्ड बीड वैलिडिटी पीरियड, बियॉन्ड बीड वैलिडिटी पीरियड 45 डेज, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 45 डेज बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड, ठीक है। जो बीड कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, बीड कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, वही खत्म हो गया बीड वैलिडिटी पीरियड, उसके बाद बीड कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद बियॉन्ड 45 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, bid securities of the unsuccessful bidders should be returned to them at the earliest after the expiry of the final bid validity and latest honor before the 30th day after the award of the contract। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया उसके बाद जो 30th डे के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट देखेंगे। इनकरेक्ट में क्या है? नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी हाउएवर शैल बी इनवाइटेड फॉर टेंडर्स अप टू ₹200 crore और सच लिमिट आज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि ये तो रूल है ना, अप टू 200 crore एक्चुअली जीटी में, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में एक्चुअली वो बिड इनवाइट नहीं किया जाएगा, मोर देन 200 crore। मगर वो टाइम टू टाइम ये जो अमाउंट है उसको चेंज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। यहां पर दे दिया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये नहीं है। द ऑन सोलिसिटेटेड बीड शुड बी एक्सेप्टेड आफ्टर द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये नहीं है। ऑन सोलिसिटेड बीड्स, ऑन सोलिसिटेड बीड्स मीन्स एक्चुअली जो सप्लायर्स का हम क्रीडेंशियल्स नहीं जानते हैं, उसके ऊपर हमारा नॉलेज नहीं है, उनका बीड को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा नहीं, गलत है। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी इज इंक्लूडेड इन GFR 162, ये भी गलत है, ये 161 होना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी 80, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में ही ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी दे दिया गया है 161, तो तीनों गलत है। तो यहां पर इनकरेक्ट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, in case of advertised tender inquiry the minimum time to be allowed for submission of bids should be 3 weeks from the, ये जो 3 weeks कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 weeks में बोला था जिस डेट में पब्लिकेशन होगा, और एक है जो बीड सेल होगा, जो लेटर होगा। एक है पब्लिकेशन, एक है सेल, उसमें जो लेटर जो बाद में होगा। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द टेंडर नोटिस, अवेलेबिलिटी ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट फॉर सेल, आइदर ए और बी, व्हिचएवर इज लेटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो मिनिमम 3 वीक्स से हम कैलकुलेट करेंगे इसे, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिश होगा, और एक बिडिंग डॉक्यूमेंट सेल होगा जो बाद में होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट फॉर्म विल बीड सिक्योरिटी बी एक्सेप्टेड? बीड सिक्योरिटी, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं उसको डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए टू बीड सिस्टम हाउ शुड द बीड्स बी एवेल्युएटेड? फर्स्ट टेक्निकल बीड्स को एवेल्युएट किया जाएगा, और जिनका एक्सेप्ट होगा उनका ही फाइनेंशियल बीड को ओपन किया जाएगा। फर्स्ट टेक्निकल बीड्स को एवेल्युएट किया जाएगा, टेक्निकल एवेल्युएशन कमेटी करेगा, और जिनका फाइनली एक्सेप्ट होगा, जो टेक्निकल कंडीशंस है,
कि कमर्शियल टर्म्स कंडीशन से उनका एक्सेप्ट होगा, उनका ही फाइनेंशियल बिड का ओपन किया जाएगा और उसमें जो आइटम वाइज प्राइस है उसको एनालाइज करके फिर एक रैंक कर दिया जाएगा और फाइनली बिड कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा. The financial bid should be evaluated first and then the corresponding technical bid of the settled lowest bid should be opened. No, first technical bid open होता है. Both the bids should be opened simultaneously. ऐसा नहीं, first technical bid open होगा, evaluate होगा, जिनका accept होगा उनका ही financial bid open होगा. Both the bids to be ranked together and the bid with the highest score to be selected. No, technical bid should be opened in the first instance and evaluated. The financial bid of the acceptable technical offer should be opened at the second stage. ये correct है. Option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Question number 21. What is the cost charged for to download tender documents? Tender documents down? No cost. Option D is the correct answer. 22. Which system is being followed for the purchase of high value plant machinery? हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी 2 बिट सिस्टम. आप देख लीजिए GFR 163 है 2 बिट सिस्टम. ठीक है, हाई वैल्यू प्लांट और एनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी. ओके, what is the period of retention of service books of officials entitled to retirement or terminal benefits? जब रिटायरमेंट हो गया कि आपको टर्मिनल बेनिफिट जो है, जो सपोज आपको ग्रेचुइटी मिल गया, कि आपका जो लीव एनकैशमेंट था मैक्सिमम 300 EL का, ये सब मिल गया उसे 3 इयर्स आफ्टर द इश्यू ऑफ फाइनल पेंशन और ग्रेचुइटी आपका सर्विस बुक को रिटर्न किया जाएगा. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस is an advance of traveling allowance on transfer not admissible to a government servant? If he proceeds on transfer to foreign service में TA मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में TA मिलेगा. प्रोसीड्स ऑन ट्रांसफर, आपका आप लीव में चले गए मगर आपका ट्रांसफर हो गया, वहां पर भी TA मिलेगा. म्यूचुअल ट्रांसफर में नहीं मिलेगा TA, ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा म्यूचुअल ट्रांसफर में. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ पे बिल रजिस्टर्स? जो पे बिल रजिस्टर्स है उसको 35 ईयर्स तक रखा जाएगा. व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ पे बिल रजिस्टर्स? इट इज 35 ईयर्स तक रखा जाएगा. ठीक है, तो आज इतना ही है. तो 161 to 170 GFR रूल को मैं डिस्कस किया, 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel so that you can get more and more interesting videos in near future. Thank you. Namaskar to all of you.